अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, जो कन्वीनर हैं, बानी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के भी, और आज अवाम पाकिस्तान पार्टी ने मेज़बानी की है उन तमाम अपोजिशन जमातों की जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मिल के हुकूमत को एक मखसूस सिमत में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और ज़ाहिर बात है मुतालबा असल यही है कि नए इंतखाबात हों, मगर ये सब कुछ होगा कैसे? आज जिस हॉल में, जिस जगह पे अपोजिशन इत्तेहाद ने तकरीब की थी, अब उस हॉल की इंतज़ामिया ने भी इनकार कर दिया है। ये वकीलों का एक हॉस्टल था जिसको होटल बनाया गया, और आज होटल की इंतज़ामिया ने कहा कि उनके ऊपर इदारों का दबाव है। शाहिद खाकान भाई साहब कुछ देर पहले ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। ये मामला हुआ कि आज तो बड़ा अच्छा एक जलसा था अपोजिशन का इंडोर में, तो अचानक ये तकरीब मनसूख हो गई है? जी, इंडोर था, आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है, और 2 दिन की बुकिंग कराई थी। होटल भी उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन है। वकीलों का हॉस्टल भी है, वो उनकी इनकम का जरिया भी है। तो बहरहाल इंतजामिया ने अभी शाम को बताया 7 बजे के बड़ा दबाव है और हम कल नहीं कर सकते। तो हमने कहा लिख के दे दें क्या दबाव है आपको। हमने कोई इंतशार किया है, किसी को गाली निकाली है, किसी के खिलाफ बात की है, मसला क्या है? कहते नहीं ये बड़ा दबाव है, करोड़ों की बात है, बंद हो जाएगा हॉस्टल वगैरह वगैरह। होटल जी, होटल जो भी है, जो समझे। तो बहरहाल हमने तो कल करनी है, हम तो आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अब भाई साहब फिर तय क्या हुआ है और कल ये तकरीब कहाँ होगी? अब नहीं, कल तो हम तो अपनी जगह पे आएंगे जो हमने बुक की हुई है। हम देखना चाहते हैं कि हुकूमत क्यों इतनी डरी हुई है। हुकूमत ये हमने ज़िंदगी में ऐसी हुकूमत नहीं देखी। हमने 4 साल अपोजिशन PTI की भी की है, कभी इस किस्म का मामला पेश नहीं आया। उनका रवैया भी बहुत बुरा था, बड़ा गैर पार्लिमानी गैर आइनी रवैया होता था, बट ये हरकतें कभी नहीं हुई कि आप होटल वालों को मना किया जा रहा है, ड्रायर धमकाया जा रहा है। एक आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर एक कॉन्फ्रेंस है, बंद कमरे में है, वो पब्लिक के लिए ओपन भी नहीं है। वहाँ सिर्फ जो इन्वाइटीज़ हैं वही आए हैं, और वो भी सारे या वकला हैं या सिविल सोसाइटी है या मीडिया के लोग थे। वो आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। कल जो है वो सियासी काबरीन है 10-12, उन्होंने बात करनी है और फिर एलामिया जारी हो जाएगा। हुकूमत आज उसमें डॉक्टर मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन भी नहीं, ये बात गलत है, कोई दावत नहीं, उनको नहीं है। और ये आज मुझसे कई लोगों ने सवाल किया है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उनको कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं। क्यों नहीं? इस पे बड़ी बात हुई थी, इसलिए कि वो ख़ास तौर पे जो फाटा वाला मामला है उस पर ऑलरेडी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फ़ौज, ये सारे बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस है, इसमें यकीनन फाटा वाला इशू भी बड़ा इशू है, बलूचिस्तान का इशू भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो रीजनल इश्यूज़ हैं यहाँ आकर हम उस पर डिबेट खोल लें। यानी कि रीजनल इश्यूज़ हैं या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़? ह्यूमन राइट्स के इशूज़, हम इनसे पीछे क्यों हट रहे हैं? हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक आइन की बालादस्ती, अगर वो आ जाते तो क्या होता? आ जाते हैं तो उनका आना, उनका हक है। हमने फैसला किया कि हम नहीं दावत देंगे। अच्छा, ये हमारा फैसला था, सब जमातें इसमें शामिल थी। उनसे अगर बात करनी है तो उनको फिर हम किसी और फोरम में बुला लेंगे। चलें। अच्छा, जो महमूद खान अचकज़ई साहब जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के भी सरबराह हैं, उन्होंने आज अपनी तकरीब में कुछ इदारों के किरदार के हवाले से बात की और मिसाल दी, माजी की, सोवियत यूनियन की मिसाल दी। एक झलक सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी, ये जो नुस्खा हमारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नुस्खा पुराने सोवियत यूनियन में फेल हो चुका। सोवियत यूनियन का कोई आदमी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे KGB का सरबरा हो, चाहे वजीर खारजा हो, चाहे ग्रोमिको फलाना, कोई आदमी बन नहीं सकता था जब तक वो अपने जासूसी इदारे की इस सुरंग से ना गुजर गया हो। 60 साल के बाद वो निज़ाम बिखर गया। तो आप इत्तेफाक करते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब? देखें, ये जो हमारे मुल्क में आज जो हकीकत है हमारी, ये पूरी दुनिया में नाकाम हो चुकी है। ये वक्त गुजर गया इन बातों के। 60 का अशरा था, 70 का अशरा था, 80, 90 तक थोड़ा बहुत ही चला। ये मामलात अब नहीं चलते। आप जबर से मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क जमहूरियत से ही चलेंगे, मुल्क आइन से चलेंगे। जो आज हमारे मुल्क की हालत है, ये चलने के काबिल नहीं है।
तो असल मुतालबा क्या है अभी तक जो आप समझते हैं कि कॉमन ग्राउंड क्या है अपोजिशन जमातों का? क्योंकि बज़ाहिर तो अपोजिशन जमातें मुख्तलिफ हैं, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, मंशूर मुख्तलिफ हैं और वैसे भी आपकी शनाख्त अलग है। तो ये वन पॉइंट एजेंडा क्या है आपके इस ग्रैंड अलायंस का? जी वही जो है ना, उनकी सोच को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? जी आइन पर, कानून की बालादस्ती पर, मुल्क के मसाइल पर एक मौक़िफ़ पर, अवाम की फलाह के लिए जो बात हो, ये तो अवाम पाकिस्तान का मंशूर हो गया ना। अपोजिशन जमातें इतनी बड़ी तहरीक किस लिए चला रही है? इसी पर इकट्ठे करना है। तहरीक तो बहुत बात की बात है ना। अभी सबकी अपनी सियासत है, सबके अपने मंशूर, जैसे आपने कहा, सबकी अपनी फ़िक्र है, सबकी अपनी सोच है, तहफ़्फ़ुज़ात है उनके आपस में, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसलिए हमें उनको यकजा करना है चंद बुनियादी नुकात पर, जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये समझें कि उसका एक पहला स्टेप है उनको इनकी सोच को यकजा करने में। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम ग्रुप का क्या रोल है? क्या उनसे रब्ता किया गया? उनका क्या जवाब था? जी वो भी शामिल है इसके अंदर। आज कोई नुमाइंदा भी नहीं था उनका? नहीं, कल आएंगे। कल आ रहे हैं? मौलाना साहब आ रहे हैं? नहीं, मौलाना साहब तो शायद जूम पर करेंगे। अच्छा। लेकिन हमें लियाकत अपने गफूर हैदरी साहब आएंगे। मौलाना साहब मैंने कहा ना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के साथ। हमने उनसे कहा था कि इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मैं और रज़ाक साहब होस्ट कर रहे हैं, तो उनको हमने कहा था कि आप शिरकत करें, तो उन्होंने वादा किया शिरकत का। महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चला रहे हैं, तो ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, ये महमूद खान अचकज़ई की इस तहरीक का भी हिस्सा बनने को तैयार है? देखिए, तहरीक का हिस्सा बनना थोड़ा जमातें ज़्यादा सोच समझ के बाद वो फैसले करती हैं। इसीलिए हमने कहा कि एक इंडिपेंडेंट फोरम हो जिस पर हम सब अपोजिशन को इकट्ठा करके जो बुनियादी नुकात जिन पर इत्तेफाक हो सकता है उसकी बात करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सोच में तरजीहात क्या है? मतलब कि इलेक्शन है या इमरान खान की रिहाई है? ये दोनों कितने अहम हैं आपके लिए? देखिए, मुल्क के मसाइल का हल है। इमरान खान साहब की रिहाई, ये चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन ये सानवी हैसियत रखती हैं। जब मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा, ये सब हल वहाँ से निकल आते हैं। ये कोई नई बातें नहीं है। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाला जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सज़ाएँ दी जाती हैं, ये पुराना खेल है। लेकिन क्या ये नई बात नहीं कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 1.5 साल से जेल में है और कोई डील नहीं की उसने? ये डील, हाँ डील, पहले भी लोग जेल में रहे हैं। जरदारी साहब बहुत अर्सा जेल में रहे हैं। डील आप किसको कहते हैं, ये आपकी राय है। मियाँ साहब भी 2 दफ़ा जेल गए हैं। वो एक दफ़ा सऊदी अरब चले गए थे, एक दफ़ा लंदन चले गए थे। उसको डील कहेंगे ना कि वो तारीख में छोड़ दें, लेकिन जेल तो गुजार ली ना। आज भी एक शख्स जेल में है, मैं भी जेल में रह चुका हूँ, बहुत से और लोग भी। वज़ीर-ए-आज़म हर आज जेल में जाता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आपकी तरजीहात क्या हैं? हमारी जो अदलिया है 26वीं यानी तरमीम के बाद आपका भी ये मौक़िफ़ है, बहुत सी अपोजिशन जमातों का भी, कि अदलिया महकूम हो गई है, जुडिशल कमीशन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, हुकूमत का कंट्रोल हो गया है। और बकौल आपके अल्फाज हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो चपरासी से भी उनकी हैसियत कम हो गई है। ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट बार ने आपसे माफ़ी का मुतालबा भी किया है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार कैसे क्या ताल्लुक है? उन्होंने कोई खत भेजा है, मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह जवाब मैं उनको बड़ा प्रेस रिलीज जारी की है। माफी मांगनी चले, मैं भी प्रेस रिलीज जारी। तो आपने ये क्यों कहा कि चीफ जस्टिस की हैसियत इतनी कम हो गई है? ये क्या मैंने सबूत? मैंने चीफ जस्टिस के ओहदे की बात की है। पहली बात ये है, मैंने करंट चीफ जस्टिस की ज़ात के बारे में बात नहीं की कि 26वीं तरमीम में जब चीफ जस्टिस बेंच ना बना सकता हो, चीफ जस्टिस का कोई ताल्लुक जजेस की अपॉइंटमेंट से ना हो, जजेस की परफॉर्मेंस के रिव्यू से ना हो, सो मोटो पावर्स ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ना सुन सके। सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं सुन सकता, वो क्या करता है सारा दिन? उसकी क्या हैसियत है? ये 26वीं तरमीम के तोहफे हैं। ये अदल के निज़ाम को आज ताबे कर दिया गया है इंतज़ामिया के। हुकूमत के आज ताबे है इस मुल्क की इंतज़ामिया या अदलिया। अदल का निज़ाम ख़त्म हो गया है। अब आप इंसाफ की तवक्को मत रखें, जो फैसला लिखा हुआ आएगा वही पढ़ा जाएगा। तो अब आप मौलाना फजलुर रहमान को कल आपने दावत तो दे दी है, और 26वीं यानी तरमीम को आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ओहदा जो है उसकी हैसियत चपरासी से भी कम हो गई है। तो मौलाना कितने कसूरवार है इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में? अगर आप मौलाना साहब को ये चॉइस देते
कि आईनी तरमीम करें या ना करें तो वो ना करने के हक़ में होते। उनको चॉइस नहीं दी। जब आपने ये चॉइस दी कि ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है जो असल मसवदा था तरमीम का, जिसको मौलाना साहब ने डाइल्यूट किया, वरना उसी रात पास होनी थी। हम तारीख थोड़ी भूल जाते हैं। तो जो पास हुई है वो उससे शिद्दत में बहुत कम है। मौलाना साहब ने इसकी बड़ी वजाहत की है हमारी मीटिंग्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ी ख़राबी से बचाया आपको। अगर मैं ना भी वोट देता, उस दिन लोग मौजूद थे जो वोट देते और वो तरमीम पास हो जाती, और तो ये एक हकीकत है। इस मंतक पे तो अपोजिशन जमातों को भी वोट देना चाहिए था कि बड़ी ख़राबी से बचा लिया। उनकी मर्जी है। नहीं, आप मौलाना की इस मंतक से इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने अपना राय, अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है ना, उन्होंने बात का इजहार कर दिया है। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर आप चॉइस ये देते कि ये तरमीम पास करें या तरमीम ना करें, तो आज भी कहेंगे मैं तरमीम ना करने के हक़ में हूँ। लेकिन अगर मुझे आपने चॉइस ये दी कि अगर आप तरमीम इसको सपोर्ट कर दें और ये ना हो, तो मैंने बड़ी ख़राबी से आपको बचाया। इससे आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, यह आपका हक़ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है, इसकी क्या शक्ल होगी? तहरीक की शक्ल अख्तियार करेगा? इसको लीड कौन करेगा और इसकी क़ियादत के बारे में फ़ैसला कैसे होगा? ये बात की बातें हैं। आज तो पहला स्टेप है कि इत्तेफाक पैदा किया जाए। यानी एक किस्म की डिस्कशन है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, सोच के इत्तेफाक। ये कॉन्फ्रेंस है आइन पर, आइन की बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर। इस पर इत्तेफाक पैदा करना है कि जो आज अपोजिशन की जमातें कमिट करें इस बात पर। मेरे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो अरसा PTI ने इक़्तिदार में गुजारा है, वो बदतरीन वक्त था उस वक़्त तक मुल्क में आइन के बारे में और कानून की हुक्मरानी के बारे में। अब बदकिस्मती से ये जो हुकूमत है, इसने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो इसलिए हम आज चाहते हैं कि अपोजिशन जमातें यहाँ पर एक बड़े क्लियरली एक मौक़िफ़ का इजहार करें कि हम इसमें यकीन रखते हैं, यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। आपने कहा अपोजिशन जमातें क्लियरली एक मौक़िफ़ का इजहार करें। ये क्लैरिटी जो है एक आम आदमी के लिए है, एक गैर तालीम याफ्ता आदमी के लिए है, एक दुकानदार, रेडी वाला, एक मुलाजम पेशा आदमी, तो उसको आप कैसे क्लैरिटी देंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद क्या चाह रहा है? मिसाल के जब उनकी लीडरशिप ये कहेगी कि हम ये हमारा इलामिया जारी होगा ना, उसमें सब बातें होंगी। और आज आम आदमी को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी हर ख़राबी की जड़ जो है वो मुल्क में आइन से इन्हराफ है और रूल ऑफ लॉ से इन्हराफ है। ये दो बातें हैं जो आपकी हर ख़राबी की बुनियाद हैं। ये आम आदमी जब समझेगा, जब इस मुल्क का नौजवान समझेगा कि मुझे रोज़गार इसलिए नहीं मिल रहा कि इस मुल्क में आइन को तोड़ा जाता है और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा देखें, थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर वज़ाहत कर लें, क्योंकि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, ये तो वो एक जनरल बातें हैं ना। अगर मैं आपसे स्पेसिफ़िक ये पूछूं कि शाहिद खाकान अब्बासी बतौर सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी, बतौर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, बतौर एक सियासतदान, क्या समझता है कि पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के किरदार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो आप उस आम आदमी को क्या बताएंगे कि आम आदमी इस हवाले से क्या मुल्क के सियासतदान असूलों पर खड़े होंगे, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, तो फ़ौज जो है वो अपने आइनी किरदार पे जाएगी। जब तक आप इस काम में हिस्सेदार रहेंगे, और ये इसकी एक लंबी तारीख है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि हक़ाइक़ पता चलें। जब एक माशरे में, एक निज़ाम के अंदर ये ख़राबी पैदा हो जाती है, जहाँ बराह रास्त फ़ौज इक़्तिदार में रही हो, उस ना भी हो बराह रास्त उसका असर रहा हो। आज भी आप हाइब्रिड हुकूमत कबूल करते हैं, इमरान खान साहब ने हाइब्रिड बनाई, आज हाइब्रिड प्लस है। क्या ये निज़ाम आइन के अंदर है? इसको सियासी जमातों ने कबूल किया है। कल इमरान खान साहब ने कबूल किया था, आज बाकियों ने कबूल किया है। इसलिए जब आप अपने असूलों पर खड़े होंगे, जब आप ये कह सकेंगे नहीं हम आइन के मुताबिक मामले को चलाना चाहते हैं, अगर कोई आइन में कमी है, अगर आप फ़ौज ज़्यादा इख्तियारात चाहती है, बहस करके इख्तियारात उनके हवाले कर दें। ये जो आप हाइब्रिड बनाते हैं, आइन से बाहर जाते हैं, ये निज़ाम नहीं चलता। लेकिन आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाते रहे हैं, आप इसका हिस्सा भी रहे हैं। उस वक्त आपने इसका हिस्सा बनने का मैंने हाइब्रिड नहीं चलाया, मैंने हाइब्रिड नहीं चलाया। आपके दौर में वज़ीर-ए-आज़म बाख्तियार, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बेख्तियार थे।
इख्तियारात उनके जो थे उनके पास थे। मैं कम से कम मेरा उनसे कोई ना, मैंने कभी जनरल फैज से मेरा कोई रब्ता हुआ ना उनसे कोई बात। नहीं, आप तो बॉस थे ना उनके, आप रब्ता मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक नहीं, हुक्म की बात नहीं होती। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म बादशाह नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा गलत तासुर है। यहाँ मुल्क वज़ीर-ए-आज़म समझ में बादशाह मुल्क से जो लफ्ज़ निकलेगा वो हुक्म होता है। लेकिन सरकारी मुलाजमों के मुकाबले में तो वो एक बॉस होता है ना। नहीं जी, इस तरह अच्छा, बॉस भी नहीं होता। बॉस नहीं होता, मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। दूसरा सवाल मैं बता देता हूँ, काबीना चलाती है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म मिनिस्टर्स में एक होता है। ठीक है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स होता है, वोट नहीं होता काबीना में, वोटिंग जैसे चीफ जस्टिस होता है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स होता है, उसके आईनी इख्तियारात हैं। इसलिए ये तासुर देना कि फौज का सरबराह मेरा जाती मुलाजिम होगा, मैं जो हुक्म करूंगा वो करेगा, नहीं, ये तासुर है। आइन और कानून का मुलाद कर, उसका भी अपना एक आइन के अंदर रोल है। मैंने उन्हीं आइनी रोल के मुताबिक अपनी रिलेशनशिप रखी। ठीक है, तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे किसी ने काम करने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप वज़ीर आज़म जिन हालात में बने तो आपको कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ को काम नहीं करने दिया गया था, इसलिए आपकी बारी हुकूमत तोड़ी गई थी। किसके कहने पे टूटी थी? जजेस ने तोड़ी है ना। अच्छा, जजेस के पीछे कोई नहीं था? पीछे मेरे पास सबूत नहीं। ठीक है, अब ये बता दें कि बतौर एक सियासतदान ये जो अपोजिशन इत्तेहाद अब इकट्ठे हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो रूल ऑफ लॉ से क्या मुराद है आम आदमी को बताने के लिए कि क्या फ़ौज को कारोबारी सरगर्मियों में होना चाहिए और क्या इसको आप ख़त्म करेंगे अगर आपको मौका मिला तो? फ़ौज को कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं एक हद तक हो सकती हैं, दुनिया में लोग करते हैं, कोई कानूनी बार इस पे नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैंने कम से कम नहीं देखा। सही है। मैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आप तो बहुत आगे चले गए हैं ना। रूल ऑफ लॉ ये है कि हमें आज कॉन्फ्रेंस नहीं करनी दी जा रही। ये कौन सा कानून है? आपको उठाया जाता है, ये कौन सा कानून है? ये यहाँ से शुरू होता है। फ़ौज के कारोबार अगर फ़ौज ने करना है तो फ़ौज पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दे कि हम क्यों कारोबार करते हैं, मकसद क्या है। उन्होंने फाउंडेशन बनाई हुई हैं, उसके मुताबिक कारोबार होता है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। तो अगर ये एक इख्तलाफ इस सारे मामले में आता है, इस पर एक डिबेट कराना, इसको तय कर लें। ठीक, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है और इसके साथ जो कुछ हुआ और पीटीआई की वजह से ही इस वक्त इस जो बज़ाहिर जिसको आप कह रहे हैं बड़ा जाबराना निज़ाम है और हाइब्रिड प्लस हो गया है, तो पीटीआई के जो 3 बड़े मुतालबे हैं 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन के, 26 नवंबर के हवाले से कमीशन के, 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली हुई है, आपके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है बतौर एक पॉलिटिशियन और बतौर कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी? कमीशन इस पर बहुत से बने हैं। 18 के इलेक्शन में क्या हुआ था उसको भी खोल लें, 13 में क्या हुआ था, नहीं होना चाहिए ना। ट्रुथ कमीशन बना दें, एक ट्रुथ कमीशन बना दें। ये रोज़ के कमीशन आप नहीं बना सकते, या रोज़ कमीशन चाहिए होगा। ट्रुथ कमीशन बना दें, हकायक वहाँ पे सामने आएंगे, उन हकायक से आपको सबक मिलेगा। ये 26 नवंबर को जो गोली चली या बंदे मरे, इस पर भी ट्रुथ कमीशन? जी, ट्रुथ कमीशन, वहाँ पे हकीकत आ जाएगी। जो मर गए तो पर्चा दर्ज करा दें, पर्चा दर्ज करा दें, दरख्वास्त इसकी तहकीकात ही नहीं होनी चाहिए, करा लेना। ट्रुथ कमीशन बना लें। ट्रुथ कमीशन बना लें। ट्रुथ कमीशन में क्या होगा? कमीशन मेरे भाई कितने बनाएंगे? ट्रुथ कमीशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट तो हो जाएगा ना, हकीकत क्या है। ट्रुथ कमीशन क्या होता है? क्या शाहिद खाकान अब्बासी सच बोलेंगे उस कमीशन में? मैं बिल्कुल बोलूंगा। और वो सच बोलेंगे जो अभी तक नहीं बोला? मैं वो सच बोलूंगा जिसका मुझे इल्म है। मसलन वो सच नहीं जो आप सुनना चाहते हैं। एक आध कोई झलकी करा दे। झलकी में करा देता हूँ। मुझे 26 मई के नवंबर के मामलों के बारे में कोई इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर क्या हुआ, वो आके डॉक्यूमेंट करा देंगे कि जनाब ये मैंने देखा है। चले, शाहिद खाकान अब्बासी अपने हवाले से क्या सच बोलना चाहेंगे ऐसे कमीशन के सामने से? कोई एक आध जो आज तक आपने ना बोला? कौन से कमीशन के सामने? ट्रुथ कमीशन अगर बन जाता है तो मैं जो बुलाएंगे, जिस मामले में बुलाएंगे, सच बता दूंगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अभी तक छुपाई है? नहीं, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। मैंने कुछ चीज़ें मैंने छुपानी है। अच्छा। मुझे मेरे हलफ के अंदर वो आती हैं, ठीक है। बाकी अगर वो पूछेंगे, मैं जो हकीकत बता सकता हूँ बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे हकीकत बता दें, जो आप बता सकते हैं, और आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैंने जो आपने खुद किया उसके बारे में सच बोलना। बिल्कुल बता दें। आपको यही होता है, इम्यूनिटी मिलती है आपके एक्शन से। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे पीटीआई के उस रहनुमा की जिसको पार्टी से बार बार निकाला जा रहा है मगर वो निकलने को तैयार नहीं, और सवाल वो भी अब कर रहा है कि मुझे क्यों निकाला। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आपको अब तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहा जाए या ना कहा जाए? आपकी जवाबदीद है। मैं तो अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझता हूँ। पीटीआई का हिस्सा समझता हूँ। अच्छा, हिस्सा, ठीक। हाँ, बाकी जो है ये चले, लेकिन हम सलमान राजा साहब को सुन लेते हैं जो आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो। जी सर, आप तैयार हैं जुबाबंदी के लिए या माफ़ी मांगने के लिए? और क्या आप वाकई पार्टी का हिस्सा है? अब तो खान साहब ने भी कह दिया, या आपको यकीन नहीं है कि खान साहब ने ये कहा होगा आपके बारे में? वैसे मैं हैरान हुआ हूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ एक दुनिया जो है दुनिया जहान के इल्ज़ामात जो हैं लाए, कनकाक्ट किए गए, किताबें उन पे लिखी गई और लोगों ने बड़े गंदे इल्ज़ामात लगाए। खान साहब ने कभी उनको जवाब नहीं दिया है। लेकिन मेरे बारे में ये कहना कि जी या माफ़ी मांगे या अटल फैसला है, मुझे हैरत है। खान साहब जो हैं अपने लोगों के हवाले से जो हैं जब दुश्मनों को वो दरगुजर करते हैं, बहरहाल माफ़ी मांगना ये मेरी सरिश में नहीं है। मैंने कोई गुनाह कसूर किया ही नहीं है, बल्कि जो मेरे साथ तीसरी दफ़ा हो रहा है, मैं डिमांड करता हूँ कि मुझसे ये लोग माफ़ी मांगे मेरी बेतवकीरी करने पे, मुझसे ज्यादती करने पे, चुगलखोरी और गैबत पे पार्टी से निकाला जाना, और वो भी बग़ैर सुने, और एक ऐसा फ़ैसला जिसमें न मुझे सुना गया, यकतरफा है, और फिर इसके बाद ये कहना कि अटल है, यानी अपील का भी कोई हक नहीं है। तो लिहाजा फिर इस अटल फैसले को मैं मान लेता। चले, आप कहते हैं चुगलखोरी या गीबत, लेकिन कुछ अल्फाज तो आपने हालिया इंटरव्यू में अपने ज़ुबान से कहे, वो भी सुन लेते हैं। तो ज़बरदस्त बात, आप गर्लफ्रेंड वाले इल्ज़ाम पे कायम है कि गर्लफ्रेंड्स को टिकट दिए गए मखसूस नशिस्तों? अल्लाह वो वक्त न लाए जहाँ पे मुझे अपनी बातों की तायीद में मज़ीद बोलना पड़े। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टिकटों की बंदरबांट, रिज़र्व सीट, सेनेट, इसमें वर्कर का कोई लिहाज नहीं है। कोई वर्कर जो है उसकी कदर नहीं की गई है। अगर कोई मुझे बता दे इतने सैकड़ों सीटें फिल हुई सूबाई में, कौमी में, रिज़र्व में, कोई एक वर्कर आया है? तो गर्लफ्रेंड वाले इल्ज़ाम पे कायम है आप? मैंने कहा वक्त ना आए कि मैं इन बातों को जो हैं, क्योंकि पीटीआई के लोग जो हैं वो अगर इस चीज़ को बुरा समझते हैं, तो मैंने किसी पीटीआई के खातून पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है। मैंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि लोग पीटीआई में होने की वजह से अपने दोस्तों को जो है रिजर्व सीटों पे ला रहे हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। चले, आपको जो वोट मिले वो इमरान खान को वोट मिले या शेर अफजल मरवत को मिले? मैं तो खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा है मैंने। मैं तो समझता हूँ कि खान की वजह से मुझे वोट मिले। तो अब खान ने आपको पार्टी से निकाल दिया है, तो आप असेंबली से इस्तीफ़ा देंगे? असेंबली के इस्तीफ़ा जो है अभी तक तो डिमांड नहीं किया है खान साहब ने। अब अपने नहीं, आपने खुद भी तो कोई फैसला आपने किया होगा, असूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे। मेरा ख्याल है कि मुझे पहले भी निकाला गया था, और उस वक़्त तो मुझसे तहरीरी तौर पे मुतालबा भी किया गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें अगर आपको लास्ट। लेकिन पहले तो आप कहते थे ना कि खान ने ये नहीं कहा, अब तो खान साहब ने भी कह दिया। आपके सामने कहा है? नहीं, आप ये सलमान राजा साहब ने जो ऐलान किया है, आपके अभी भी मानते हैं कि खान साहब ने नहीं कहा? नहीं, अगर आपके सामने कहा होता सलमान राजा साहब या इन जैसे, और आपके जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ, वो सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है। आप लोग ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते हैं कि किस कानून के तहत आप सेक्रेटरी जनरल हैं? इसी पे तो सारा झगड़ा पैदा हुआ है। एक शख्स जो कानूनन अहल नहीं है, एक नशिस्त या इसका फैसला तो आपके लीडर इमरान खान ने करना है, जिसके नाम पे आपने वोट लिए हैं, वरना आपको कौन जानता था आपके हल्के में? मेरा ख्याल है मेरे हल्के में तो मुझे पूरी दुनिया जानती थी, इतना भी गया गुजरा नहीं। लेकिन वोट तो देखे ना खान साहब। वोट भी में मेरा फादर इन लॉ एमएनए रहा है, मेरा वालिद साहब चेयरमैन जिला कौंसल रहा है, मेरे चचा 2-3 दफ़े एमपीए रहे हैं। मैं खुद गुज़िश्ता 10-15 साल में अपने कबीले की सारी यूनियन कौंसिलों की सीटें जीतता आया हूँ।
ये नहीं है कि इतने गए गुजरे लोग थे। और फिर ये भी तो आप देखें ना, इसी हल्के से जहाँ से मैंने 72,000 की लीड ली है, कोई 1 साल कबल जो बल्दियाती इलेक्शन थे वहाँ से पीटीआई का एक मेयर तक नहीं आया था, एक नाजिम तक नहीं आया था। तो लिहाजा हमारी अपनी भी बेशक खान साहब के साथ मोहब्बत पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन आप इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अगर पीटीआई नहीं तो वैसे पीटीआई के अलावा कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि अगर कल खान साहब ने आपके मुंह पे कह दिया कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है तो आप किस जमात को प्रेफर करेंगे? देखिए, मेरा सियासत करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज मैं वकील रह जाऊँ, मैं सियासत किसी पार्टी की नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं शायद जहाँ पे ज़रूरत होगी तो कानूनी जो है मुआवनत वो पीटीएम को फराहम करता रहूँगा। पीटीएम कानूनी मुआवनत, ये वो अभी अली वज़ीर जो हैं जेल में पड़े हुए हैं बेगुनाह, तो इसको पहले मैंने रिहा किया था और अब भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब दोबारा उसके लिए जो है पिटीशन दायर करूँ और इंशाल्लाह मैं उनको रिहा कराऊँगा। ये वो लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है और मजलूम है। सिर्फ इस हद तक मेरा इरादा है, कोई सियासी तौर पे किसी पार्टी में शमूलियत का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो आप कहते थे पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ आप कई बार इशारा दे चुके हैं, आपकी सपोर्ट भी है, कहाँ हैं वो लोग आज, क्यों नहीं आपके हक में वो बोल रहे हैं? और कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक है, कहाँ है? मैंने तो कभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं। पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अगर कोई ज़मीर फिरोश जो हैं वो अपना ज़मीर बेच के पार्टी में कोई ब्लॉक बना लेते हैं, तो पहले भी पैसों पे लोग बिके हैं, अभी भी शायद कोशिशें हो रही होंगी कि कुछ लोगों को जो है 10-15 लोगों या 20 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई को कमज़ोर किया जाए, लेकिन मैं किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता। तो सलमान राजा के खिलाफ भी कोई रिजेंटमेंट नहीं है और आपके साथ भी कोई सपोर्ट नहीं है? सलमान राजा के इस ऐलान के हवाले से किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, सब ने कहा ठीक है, बस खान ने कह दिया, सलमान राजा ने कह दिया, शेर अफजल मरवत अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो कोई भी आपके हक में नहीं बोला पार्टी? हाँ, ये जो कल उन्होंने ऐलान किया है, मैंने कोई अर्जी दी है उनको, कोई मुल्तजी हुआ हूँ कि आप मुझे वापस लें? मैंने तो ये कहा है खान साहब से, जिस दिन मेरी मुलाकात होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सलमान अकरम राजा जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे? ये सोशल मीडिया टीम जो है पीटीआई की, आपको इस पे बड़ा एतराज़ भी रहा है, तो आपके ख्याल में जो कुछ भी अब हो रहा है आपके खिलाफ, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को इस्तेमाल किया गया आपकी ज़ात के खिलाफ भी, और इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? कोई अपना मौक़िफ़ भी सामने? 1 साल से मेरे खिलाफ पीटीआई ऑफिशियल मीडिया, जब ये 3 दफ़ा निकाला गया, अप्रैल 2024 से पीटीआई ऑफिशियल मीडिया टीम मेरे खिलाफ है और इन्होंने हर जगह पे मुकम्मल कोशिश की, अब तक कि इनके तोफ़ेला में गालियाँ भी पड़ती हैं, बल्कि इन्हीं के लोग गालियाँ भी देते हैं और रोज़ाना और रोज़मर्रा की बुनियादों पे। और फिर इनके जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी अपने गलीज़ मुँह खोल दिए हैं। तो और ये इस तरह नहीं है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। आपने कभी शिकायत की है इमरान खान साहब को? मैंने कहा था, खान साहब ने कहा था वो एक हैं मिशवानी की, इनसे आप बैठ जाएँ। उस वक़्त ये बागा नहीं था, पाकिस्तान में था, तो मैंने कहा क्या बैठ जाएं, गुनाह क्या किया है पार्टी में? अगर वो हमें देखें, वो हमें प्रोटेक्ट न कर सके, डिफेंड नहीं कर सकते, गालम गलोच का तो कोई हक नहीं है। और ये पीटीआई ऑफिशियल मीडिया के हवाले से खुद पीटीआई के वर्कर हमेशा मेरे साथ होने वाली ज़्यादती पे ट्विटर पे जो है उनको लिखा करते थे, तो लिहाजा काफ़ी लिहाज मैंने किया, लेकिन अब तो बात खुल के आ गई है, तो लिहाजा नो मोर। वैसे अभी पंजाब में मरीम नवाज़ ने अपनी सालाना कारकर्दगी के ऊपर बड़े खसूसी इश्तिहारात भी जारी किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं और इसका कैसे मुवाजना करते हैं? पहली बात, खान साहब ने भी अली मीन गंडापुर से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है। हाँ, 1 साल की कारकर्दगी पे केपी गवर्नमेंट ने आज ही किताबचा शाये किया है। किताबचा? हाँ, लेकिन वो इस तरह शाये नहीं किए हैं जिस तरह मरियम बीबी की 60 पेजेस पर मुश्तमिल सप्लीमेंट आया है, और उसमें जो है बाकी सबकी तस्वीर हैं। गिला जो है बनता है या तरस आता है कैप्टन सफदर साहब पे, उनकी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर भी कहीं नहीं दी है। अच्छा। बाकी जो है पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि 60 पेजेस का जो है सप्लीमेंट, कल फ्रंट पेजेस पे इश्तिहारात, अब इतने पैसे जो ऐसे एडवर्टीजमेंट पे लग रहे हैं, ये
आखिर में ये बता दें, ये जो आज तहरीक चली है, अपोजिशन इत्तेहाद जो बना है, इसमें शेर अफजल मरवत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? वो कहते हैं ना कि मयसर की कदर नहीं और ला हासिल को तरसते हैं लोग। खुद PTI जो है अवाम में इतनी मकबूल है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान के लिए, पार्टी के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार हैं। ये जिनके पीछे भाग रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनके आने से या उनके साथ इकट्ठे होने से हमारी एहतजाज की कोई तहरीक जो है वो मजबूत होगी। लेकिन शेर अफजल मरवत अभी तक तो रिहा नहीं करवा सका खान को। आपको मैं बता दूं ना, 11 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक शेर अफजल मरवत को साइडलाइन किया गया है। मुझे कोई एहतजाज की जिम्मेदारी, कोई लीडिंग रोल नहीं दिया जा रहा और मुझे नज़र आ रहा है कि इसके पीछे शायद मुहर्रिक यही हो कि खान की जो गिरफ्तारी है वो जल्द अज जल्द ना हो। आप जुबानबंदी के लिए तैयार हैं आने वाले चंद महीनों में? ना, ज़बानबंदी से मुराद अगर ये है कि मैं चुप कर रोज़ा रखूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि पार्टी के मामलात पे कोई बात न करूँ। लेकिन अगर लोग ये कहते हैं कि आप अपनी राय न दें मामलात पे, तो शायद हाँ, अलबत्ता खान साहब से ये तो खान साहब भी आपको नहीं रोक सकते। नहीं, खान साहब से बात होने के बाद मैं इस पे फिर कोई राय दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।